मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की अंशीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बता दिया है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, है ना। और हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर कोई आवेश Q है तो इससे r दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत स्थिति की तीव्रता जो विद्युत विभव होता है वह होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 T Q बाई कितना। तो ये टॉपिक तो आपको क्लियर हो चुका है और इसी की सहायता से आज हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो सबसे पहले चीज हमने आपको जब द्विध्रुव पढ़ाया था तो हमने वहां पे दो टॉपिक बताए थे और उन दो टॉपिकों में हमने आपको अक्षीय स्थिति पढ़ाया था और निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? अगर कोई विद्युत द्विध्रुव रेखा है, ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव रेखा है, तो इस विद्युत द्विध्रुव के अगर बढ़े हुए भाग पर यानी इसके एक्सिस के बढ़े हुए भाग पर कोई बिंदु रेखा है तो ये अक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमें विद्युत द्विध्रुव का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें विद्युत द्विध्रुव लेंगे और ये जो विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। और इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष की लंबाई हमने आपको पहले ही बता दिया था 12 माना जाता है। कितना मानते हैं? 12। अब हम इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम इससे एक मध्य बिंदु मानते हैं। किसका? इस द्विध्रुव का क्या मानेंगे? मध्य बिंदु। और इस मध्य बिंदु G से P की दूरी हम मान लेते हैं। कितना मान लेंगे? R। और जब इस मध्य बिंदु G से P की दूरी मानी जाएगी तो हम जानते हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है G का मध्य बिंदु है, अगर ये पूरी की पूरी लंबाई 12 है, अगर G से दो बराबर भागों में बांटता है तो -Q और L के बीच की दूरी G के बीच की दूरी L और ये भी दूरी कितनी हो जाती है? ऐसे में -Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? L + R यानी कि R + L। समझ में? उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस +Q आवेश से बिंदु P की दूरी, तो देखो बाबू ये पूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R। ये दूरी कितनी है? L। तो अगर इतने में से इतने को घटाएंगे तो यही ना बचेगा। तो यहां +Q आवेश से जो बिंदु P की दूरी होगी वह होगी R - L। कंफर्म हो गया? अच्छा, विभव एक अदिश राशि है इसलिए इसमें दिशा तो देखेंगे नहीं, इसलिए हमें क्या करना है, इस -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, फिर +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है और दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो बिंदु P पर कुल विभव की गणना आसानी से हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, तैयार करने का तरीका देखो आप। सबसे पहले हम एक स्टेप दिखाते चले आपको। सबसे पहले हम एक द्विध्रुव लेंगे जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है और इसमें आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12। इसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। कंफर्म है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष का एक मध्य बिंदु मान लेते हैं। क्या? कैपिटल G। और इस कैपिटल G से बिंदु P की दूरी कितनी मानी जाती है? RS में। तो पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये होगा। तीसरे में हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो -Q आवेश से बिंदु P की दूरी होगी वो कितनी होगी? R + L। और +Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या होगी? R - L। तो मैं स्टेप थर्ड में यहां दिखा रहा हूं कि जो -Q आवेश से बिंदु P की दूरी होगी R + L होगी और +Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? R - L। फिर हम क्या करेंगे, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बाबू -Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R + L। तो अगर इसकी यह जो -Q आवेश है और ये +Q आवेश है, अगर इसके कारण बिंदु P पर विभव V1 और इस वाले के कारण क्या माना जाए? V2। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर इस माध्यम का परावर्तन K होता तो हम यहां पे K लिखते। आवेश कितना है बाबू? -Q और दूरी कितनी है? R + L। फिर हम क्या करते हैं? V2 है क्या बाबू? +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो +Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R - L। तो इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R - L। इस तरीके से V1 व V2 ज्ञात हो जाएगा। अगर बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करना है तो कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 + V2। रख देंगे, जोड़ेंगे, उसके संक्रियाओं को पूरा कराएंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा?
आंसर या सूत्र होगा। चलो याद करना सीखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आपको लेना है एक विद्युत ध्रुव जो माइनस q और प्लस q आवेश से मिलकर बना है और इसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है। इसके कारण इस बिंदु P पर आपको क्या याद करना है, यानी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना माइनस q तथा प्लस q आवेश से निर्मित एक विद्युत ध्रुव जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है। आप लोग बात नहीं करेंगे। माना माइनस q तथा प्लस q आवेश से निर्मित एक विद्युत ध्रुव जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी। लिखिए, माना माइनस q तथा प्लस q आवेश से निर्मित एक विद्युत ध्रुव, माना माइनस q तथा प्लस q, देखो बाबू लिखना एक ऐसा शुरू किया ना आदित्य वर्णमान, लेकिन जैसे ही आप उसके में देखना शुरू करेंगे ना आप पीछे हो जाएंगे। याद रखिए, हम पीछे तभी होते हैं जब हम अपनी तुलना दूसरे से करना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये कोशिश करिए कि आप अपने दम पे कहां तक जा सकते हैं। लिखिएगा, माना माइनस q तथा प्लस q आवेश से निर्मित एक विद्युत ध्रुव, माना माइनस q तथा प्लस q आवेश से निर्मित एक विद्युत ध्रुव जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है, जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है, जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है, जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है कि अक्षीय स्थिति में, कि अक्षीय स्थिति में, कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर, कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है, कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। पहला स्टेप खत्म। याद देखिए, हमने क्या कर लिया कि पहला स्टेप समाप्त किया। अब दूसरे स्टेप पे है तिवारी जी, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, वो इसके मध्य बिंदु G से P की दूरी कितनी मान लेंगे, r, है ना बाबू। तो क्या मानेंगे, देखो ध्यान से, माना विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के, ये विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है ना, माना द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु G से P की दूरी कितनी है, r। माना द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु G से, माना द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु कैपिटल G से P की दूरी स्मॉल है। माना द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु G से P की दूरी स्मॉल आ रहा है। कन्फर्म। अब क्या करेंगे कि जैसे इतना कन्फर्म होगा तो हमें ये समझ में आएगा कि जो माइनस के आवेश से बिंदु P की दूरी होगी वह r प्लस l होगी और प्लस के आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। देखिए स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि माइनस q तथा प्लस q आवेश से, माइनस q तथा प्लस q आवेश से, माइनस q तथा प्लस q आवेश से बिंदु P की दूरी क्रमशः, बिंदु P की दूरियां क्रमशः, बिंदु P की दूरियां क्रमशः, बिंदु P की दूरियां क्रमशः r प्लस l व r माइनस l है, r प्लस l व r माइनस l है। हो गया कन्फर्म। r प्लस l व r माइनस क्या है, विभव ज्ञात करने के लिए, याद दो, लिखना थोड़े ना, विभव ज्ञात करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक आवेश की और एक दूरी की। तो आवेश तो हमें सबसे पहले ही पता चला गया था और यहाँ पे अब आपको दूरियां भी कन्फर्म हो गई तो विभव आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि जो माइनस के आवेश से इसके कारण बिंदु P पर विभव V1 मानेंगे और प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या मानेंगे, V2। तो इस हम ऐसे मान सकते हैं कि माना माइनस q तथा प्लस q आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव क्रमशः V1 व और तब V1 को ज्ञात कर लेंगे और V2 को ज्ञात कर लेंगे। लिखिए माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्रमशः, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्रमशः V1 और V2 है। कैपिटल लिखना अभी नहीं, छोटे से काम चला ले। विभव क्रमशः V1 में क्या है, V2 कंफर्म। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, V1 और V2 का मान लिखिएगा। अतः V1 बराबर, चलो क्या सूत्र होता है बाबू, हमने पढ़ा था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की Q बाई R। तो आवेश हमें पता है और दूरी हमें पता है, अतः जो V1 होगा मेरे बाबू वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की। लिख भी सकते हैं, हालांकि अभी आप वायु लेंगे तो नहीं लिखेंगे, चलो हम ये लिख लेते हैं। और ये हो जाएगा पहला अंश तो माइनस क्यू है ना, और बटा दूरी कितनी है R प्लस L। ठीक, वाह ये क्या कौन बजा रहे हैं, जहांगीर माध्यम का बड़ा वैद्युतायन है। वह V2 बराबर, V2 है क्या बाबू, प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, और प्लस में Q बाई R माइनस कितना हो जाएगा, करिए तुरंत, बात ना करो, इसी किसका उठा लो। हो गया, जैसे इतना ज्ञात कर लेंगे तो बिंदु P पर क्या ज्ञात करेंगे, कुल विभव। अतः बिंदु P पर कुल विभव क्या, कैपिटल V ना बराबर V1 प्लस, तो V बराबर होगा V1 के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, और माइनस Q बाई कितना हो जाएगा R प्लस है ना बाबू, और प्लस V2 के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। अब आप सबको पता है कि इसमें भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की है, इसमें भी है, इसमें भी Q है और इसमें भी क्या है Q। तो अब इसको कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो कॉमन होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, और ये हो जाएगा माइनस में R प्लस L, और माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई R। कर लीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो माइनस वाले को बाद में और प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ये R माइनस L को पहले और माइनस R प्लस L को बाद। अब घटाएंगे तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के R प्लस L के गुणा करा रहा हूं बाबू जी, और R माइनस पूरे का बटा R का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, जानते हो ना, अरे इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, तो E माइनस B और E प्लस B E स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, ये बताने की जरूरत है नहीं आपको। तो V बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 की। अब इसको तोड़ेंगे तो R प्लस L माइनस R फिर प्लस L पूरे का बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ए पंडित रहने दीजिए, अब R और R कट जाएगा तो V बराबर होगा 1/4
एप्सिलॉन 0 के Q इनटू एक L और एक L कितना हो जाएगा बाबू बाई R स्क्वायर माइनस। अब आपको पता है कि ये जो L होता है, जो विद्युत ध्रुव होता है, उसमें बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो अगर L को देखा जाए तो L तो बहुत छोटा है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि L इज लेस देन किसके 1 के, तो L स्क्वायर जो होगा वो अत्यंत छोटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटी राशियों का वर्ग और भी छोटा होता है ना बाबू। L स्क्वायर क्या होगा बाबू उपेक्षणीय होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो फलतः आपका v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब बताइएगा Q into 12 को हम कहते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण, और ये सब किससे व्यक्त करते हैं P से, और पूरे का बटा हो जाएगा R स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, लिख लीजिएगा जहां P बराबर Q into 12। P है क्या बाबू विद्युत ध्रुव आघूर्ण। कंप्लीट करिए तुरंत।